मॉडर्निटी को आप हल्का सा डिफाइन कर दीजिए और फिर हम लोग वी विल कंटिन्यू कि भाई जो बैटल ऑफ प्लासी है वो किस तरह से मॉडर्निटी का एक एक्सपेरिमेंटल मरकज़ बनता है दूसरी मुख्तलिफ पॉपुलेशंस को की नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने के लिए। मॉडर्निटी अगर आए हम इसको एक मुतरादिफ या सिनोनिम समझ सकते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। लेकिन मैं मॉडर्निटी को प्रेफर करूंगा टर्म को, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में थोड़ा सा एक ये कंफ्यूजन रहता है कि बहुत सारे जो मॉडर्निटी के अहम मराकज़ हैं वो ज्योग्राफिकली वेस्ट में नहीं है, और मॉडर्निटी का जो असर है वो वेस्ट में महदूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे हिसाब से जापान भी जो एक अहम मरकज है मॉडर्निटी का, लेकिन वो वेस्ट में नहीं है ना, वो तो एक ईस्टर्न कंट्री मानी जाती है। तो इसीलिए मॉडर्निटी को अगर हम अगर बहुत ही सिंपली डिफाइन करें, बहुत ही आसान आम फहम अंदाज में, तो हम कहेंगे तमद्दुन और सिविलाइजेशन का वो पूरा जाल और मैट्रिक्स कि जो इंसान महवर है, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक है, और जिसके हिस्टोरिकल रूट्स जो है, तारीखी जड़ें, वो यूरोपियन रेनेसांस और एनलाइटनमेंट में पाई जाती हैं। ये पूरा तमद्दुनी मैट्रिक्स के जिसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर एकेडमिक्स है, नॉलेज है, इसके अंदर गवर्नेंस है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर सिस्टम्स हैं, इसकी अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेजेज़ हैं वगैरह। एक पूरा सिविलाइज़ेशन का जो मैट्रिक्स है, जो वहाँ हिस्टोरिकली रूटेड है, वो रेनेसांस और उसके बाद एनलाइटनमेंट में, लेकिन वहाँ रहता नहीं है। कोलोनियलिज्म की शक्ल में और हत्ता पोस्ट कोलोनियलिज्म की शक्ल में पूरी दुनिया को अपनी कहीं-कहीं को तो पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेता है, और हर जगह को बड़े पैमाने पर कम से कम मुतासिर भी करता है। हत्ता जहाँ मैं हूँ इस वक़्त ईरान, वो भी इससे काफ़ी मुतासिर होता है और आज भी एक हद तक मुतासिर है। तो अच्छा। इसको मैं मॉडर्निटी से मुराद ये है मेरा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मॉडर्निटी की पहली जो बड़ी कामयाबी होती है वो बैटल ऑफ प्लासी है, कि जिसके नतीजे में मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत अहम हिस्सा उस ज़माने में बंगाल का प्रोविंस, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही अमीर प्रोविंस था मुस्लिम वर्ल्ड का, वो इनके इख्तियार में आता है। और चंद साल ही गुज़रते, यानी 5 साल के अंदर हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर ऐसी कहती और फ़ेमिन्स आते हैं कि जो वहाँ हिंदुस्तान की तारीख में तब तक देखे नहीं गए थे। यानी स्टार्ट ही वहाँ से फ़ेमिन और डिस्ट्रक्शन के साथ होता है, कि जिसमें ब्रिटिश पॉलिसीज़ का बराह रास्त किरदार होता है, मॉडर्निटी का बराह रास्त किरदार होता है। यहाँ से ये सिलसिला जारी रहता है मॉडर्निटी और मुस्लिम वर्ल्ड के क्लैश का। कहीं-कहीं पर मुस्लिम साइड को कुछ कामयाबियाँ भी मिलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मिस्र से इजेक्ट कर दिया जाता है। नेपोलियन जो है वो मिस्र पर हमला करता है। ये भी दिलचस्प है आजकल के हालात में कि नेपोलियन ने अपनी शोहरत पहले जो कायम की, वो मिस्र में और फ़िलिस्तीन में जेनोसाइड करके उसने हासिल की है। हत्ता अच्छा। गज़्ज़ा की ये बाद आबादियाँ जिनका आज ज़िक्र हो रहा है, जैसे खान यूनुस है, जैसे देर बला है, ये उस ज़माने की तारीख़ में इनका ज़िक्र मिलता है कि नेपोलियनिक आर्मी ने यहाँ पर क्या-क्या एट्रोसिटीज़ और मैसेकर्स कंडक्ट किए थे उस ज़माने में। तो हो लेकिन बाद में मिस्री इनको इजेक्ट करने में एक हद तक कामयाब हो जाते हैं, या हिंदुस्तान में उसी ज़माने में तकरीबन टीपू सुल्तान शहीद टीपू सुल्तान की वो जो कामयाबियाँ तारीख़ में दर्ज है। तो कुछ हद तक मुसलमानों को कामयाबी मिलती है, रेज़िस्टेंस रेगुलरली बाकी रहता है, जारी रहता है। लेकिन अगर आप लार्जर फ्रेमवर्क में देखें, तो जो लार्जर पिक्चर दिखा रही है वो ये कि मॉडर्निटी का गलबा बढ़ता जाता है। हम्म। एंड बाय द टाइम वी कम टू द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, तो सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी भी आप कह दें, तो मुस्लिम वर्ल्ड हार चुकी होती है, शिकस्त खोरदा होती है। उसके ऊपर लगाम लग चुकी होती है, नकेल लग चुकी होती है मॉडर्निटी की। और मुस्लिम वर्ल्ड में कि चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज़ हों, चाहे वो मटीरियल रिसोर्सेज़ हों, वो बेसिकली वेस्टर्न कोलोनियलिज़्म, इम्पीरियलिज़्म यानी मॉडर्निटी का ये एक और नाम है। हम्म। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बात जो आजकल के जो डीकोलोनियल स्कॉलर्स ने ये कहना शुरू किया है, ख़ासतौर पर लैटिन अमेरिका के डीकोलोनियल एक्सपर्ट्स ने, कि colonialism is not a मसलन a side effect of modernity, बल्कि इस colonialism पार्ट ऑफ। is modernity.
तो मैं मुझे लगता है कि इस बात में काफ़ी सच्चाई पाई जाती है, अगर कोई भी इसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेगा, तो वो देखेगा कि हाँ, इस दावे में काफ़ी हद तक हकीकत है। बहरहाल, तो इस कॉलोनियल सिस्टम्स में हम हमारे हमारे मटीरियल रिसोर्सेज़ चाहे हों, हमारे ज़राए हों, चाहे हत्ता हमारे इंसानी ज़राए यानी ह्यूमन रिसोर्सेज़, आप जानते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने दुनिया भर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए जंगें लड़ी हैं। इसके अंदर हमारे लोग हुआ करते थे, मुस्लिम, गैर मुस्लिम और हत्ता ह्यूमन रिसोर्सेज़ भी काम आ रहे थे, किसी और ज़ालिमाना निज़ाम को और मज़ीद तक़वियत करने के लिए। तो ये तकरीबन द बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ये सिचुएशन कायम हो जाती है। अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होती है, कि जहाँ सेकंड हाल्फ ऑफ द 19th सेंचुरी में मुसलमानों के दरमियान मुसलमान रेज़िस्ट करते आए थे। ऐसा नहीं कि रेज़िस्टेंस की कोई कमी थी और कुछ-कुछ कामयाबियाँ भी इस रेज़िस्टेंस में मिली थी, लेकिन ओवरऑल पिक्चर वो डिफीट और डिक्लाइन की ही थी और मॉडर्निटी की जीत की थी। यहाँ पर सेकंड हाल्फ 19वीं सदी के सेकंड हाल्फ में एक नई किस्म की बेदारी, एक नया किस्म का शऊर वो मुसलमानों में पैदा होना शुरू होता है।